नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और दुरुस्त होंगे। स्वागत है मेरे साथ में सुधीर, तुबा, सुधांशु, योगेश, दीप्ति, ज्योत्सना, स्वीटी, विश्वेंद्र, अंबिका, ब्रिज, अरुण, अमित, सभी साथियों का वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली सभी लोग ऑल गुड एंड वेल स्थिति में हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में शुरुआत है संसद से। और संसद इसलिए भी काफी मायने योग्य हो गई है क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों को यह मालूम चल गया है कि संसद का एक विशेष सत्र फिलहाल के लिए चलना शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर विशेष सत्र चल रहा है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आने वाले समय में इस सत्र का और आज के अपने सेशन का बहुत ही जबरदस्त आपस में कोइंसिडेंस होने जा रहा है। या यूं कहिए कि आने वाले समय में आप सभी लोग आज के इस सेशन से बहुत लाभान्वित होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि अल्टीमेटली जिस भी प्रकार की संसद की गतिविधियां होती हैं, यदि उन गतिविधियों को आप लोग समझ पाएं तो आपके लिए बड़ा लाभदायक स्थिति रहती है। आज के सेशन से आप इसे पूरी तरह से लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ध्रुव लिख रहे हैं सर पॉलिटी के कितने लेक्चर और बचे हैं। लक्ष्मी लिख रही है पहले पॉलिटी बिल्कुल समझ नहीं आता था, अब समझ में आने लगा। एक बालक बोल रहा है आवाज चेक स्थिति रहती। आज के सेशन से आप आवाज एकदम सही आ रही है भाई, जिसको भी मैन ऑफ फायर, मेरे यहां पर आवाज एकदम सही आ रही है। आप पहले अपना चेक कर लीजिए। और सुरेश लिख रहे हैं हिंदी के नोट्स लाजवाब हैं, आज मुंबई से आकर खोला हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह दिन बना दिया आपने। हाँ ध्रुव बेटा, मैक्सिमम संसद जो है ना, ये संसद तक मैं एक तरह से आपको और पढ़ाऊंगा। इसके बाद में तो सवाई सर ने जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो पढ़ा रखी है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्ट है, चाहे फिर उसके अंदर यूपीएससी है या जो भी है, वो पढ़ा रखा है। मैंने आपके लिए उसको डलवा भी दिया है, एक बार के लिए आप चेक कर लीजिएगा। जो पार्ट यहां से आगे का है उसमें से जो भी, जैसे संसद का संविधान संशोधन वाला पार्ट है, इमरजेंसी वाले प्रोविजन है, ये मैं पढ़ाऊंगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनको स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल दोनों में कंपैरिजन के साथ पढ़ा और पढ़ाया जाता है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। वो लेक्चर भी मैंने आप लोगों के डला दिए हैं, नटराज ग्रुप के अंदर आप देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो आज के सेशन की हम शुरुआत कर सकते हैं। और हां, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि यदि किसी को नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने एक नंबर आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यह नंबर है हाँ, यदि किसी के अभी तक नोट्स ऑर्डर होने के बाद डिस्पैच का मैसेज उन तक नहीं पहुंचा है हमारी टीम के द्वारा, तो आप इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आज ही के आज में आपके पास आपके डिस्पैच नंबर कि ये रहा आपका एड्रेस, हमने इस जगह पर इसे डिस्पैच कर दिया है। अब आप इस बात के लिए हमें मतलब तारीफ कर सकते हैं हमारी, हमने मतलब इस मुकाम तक आज कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है कि मैं खुलकर आपसे यह कह पा रहा हूं कि अगर आपके पास हमारी टीम के द्वारा आपके नोट्स भेजे जाने का कोई मैसेज नहीं पहुंचा है,
कि सर मुझे नहीं पता कि मेरे नोट्स का हाल क्या है, आपको 7 दिन से ज्यादा नोट्स के ऑर्डर किए हो चुके हैं, तो आप इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। आज ही की आज में आपके पास हमारी टीम संपर्क कर लेगी। निश्चित ही आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से हम लोग इस रिफाइनिंग फेज तक पहुंच पाए हैं। बहुत कोशिशें की हमने यहां तक पहुंचने के लिए, काफी सारी मीटिंग्स हुई हैं, काफी सारे लोग अपॉइंट किए गए, बड़ी मात्रा में रिस्क लिया गया, बहुत सारा काम पहले से ही करा के रखा गया, लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि आपको ये गर्व से कह सकते हैं कि आपके ऑर्डर होने के विद इन 7 डेज हम आपके पास आपके नोट्स डिलीवर करा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आपको दूसरे दिन तक यानी 24 घंटे के भीतर भीतर आपके पास डिस्पैच का मैसेज वर्किंग डेज में पहुंचा दिया जाता है कि आपका नोट्स यहां से निकल चुका है। तो आप इसकी तारीफ हमारे लिए कर सकते हैं। अब हम आपको संसद पर लेकर चलते हैं। संसद का जो आप आज हमारे साथ जिक्र कर रहे हैं, देखने पर यह जो संसद का दृश्य आपको दिख रहा है, संभवतया 2 दिन बाद हमें इसको, 2 दिन से मतलब 2 हफ्ते बाद इसे हमें बदलना भी पड़े। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो संसद का नया सत्र शुरू होने जा रहा है वो शुरू यहां से होगा, लेकिन चलते चलते नए संसद भवन में पहुंच जाएगा। तो ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, ये आने वाले समय में संभव है संग्रहालय बन जाए और आप में से बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे म्यूजियम देखने भी जाएं। फिलहाल के लिए हम इस संसद के अंदर आपकी एंट्री कराते हैं। भारत जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये कहा जाए कि पार्लियामेंट में, मतलब हमारे यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स में से एक है, दुनिया के लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, तो उस लोकतंत्र के मंदिर से कम नहीं है यह संसद। संसद से हमारा अर्थ है वो सिस्टम जो कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना है। दुनिया के समृद्ध लोकतंत्र में जितनी विविधताएं हैं उनको समाहित करके उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए जहां पर चर्चा होती है वो है यह बिल्डिंग जिसे आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से यह बिल्डिंग किसने बनाई, क्या करी, ये अभी विषय का बात, मतलब विषय का वो नहीं है, विषय वस्तु नहीं है, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी इसके अंदर क्या होता है ये जानने वाले हैं। ये किसने बनाई ये हिस्ट्री वाले बताएंगे, किसने क्या किया, कैसे किया, ये सब चीजें, ठीक है ना। आइए, तो फिलहाल हम एंट्री कर रहे हैं न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में। निश्चित ही आपको यहां से भी जुड़ी हुई बहुत सारी सुर्खियां, बहुत सारी खबरें आने वाले समय में मिलती रहेंगी। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि दुनिया में पार्लियामेंट की शुरुआत करने वाले हम नहीं थे। हम नहीं थे से मतलब क्या होता है भाई, संसद हमने अपनाया है मॉडल, हम तो गुलाम थे ना। हमसे पहले दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र जो हम पर शासन कर रहे थे, उनमें से भी कई राष्ट्र संसदीय व्यवस्था अपनाते थे। चूंकि हम पर लंबे समय तक शासन ब्रिटिशर्स का रहा, इसलिए हमारी मानसिकता में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। यानी हमने गुलामी की जो बेड़ियां थी उन्हें काटने के प्रयास तो किए, लेकिन उन प्रयासों में हमने सिस्टम को इस तरह से अपनाया कि जो हमने ब्रिटिशर्स से समझा था, ब्रिटिशर्स चूंकि वो सारा काम खुद के हित के लिए किया करते थे, हमने उसमें मॉडिफिकेशन ये कर लिया कि हम वो अपने हितों के लिए करेंगे। अर्थात व्यवस्था वही, मतलब वही है ना, क्या बोलते, नाम वही, एक डायलॉग है ना, रिश्ता वही नाम नया, कुछ इस तरह का एक, शायद वो स्टार न्यूज वालों का वो है डायलॉग है, मैं भूल गया, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमने संसदीय व्यवस्था को जब अपनाया तो हमने अपनाते समय, अच्छा इस बात को लेकर बहुत से लोगों में कई तरह की डिबेट्स भी होती हैं कि सर एक बात बताइए कि अगर कोई भी देश अपनी संसदीय व्यवस्था को अपनाता है तो उस देश को कोई रॉयल्टी मिलती है क्या, कि आपने ब्रिटिश संसद का सिस्टम अपनाया है तो इसके लिए ब्रिटिश संसद आपसे कुछ पैसा लेगी क्या? अरे भाई, आपको जो व्यक्ति आइडियल लगता है, जो सिस्टम आपको पसंद आता है, आप अपनी कंफर्ट के अनुसार उसे अपनाते हैं। आज मैं अगर आपसे यह कह दूं कि आपको सुबह 4 बजे जागना चाहिए, आपका कंफर्ट होगा तभी आप उस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको कंफर्ट नहीं है तो आप सोचेंगे कि यार तुम तुम्हारी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब मैं रात को लेट तक पढ़ूंगा, आप सुबह 4 बजे जगकर पढ़िए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। अर्थात आपका अपना कंफर्ट है। हमारा कंफर्ट क्या था कि हमने इतने लंबे समय में, जब तक हम गुलाम रहे, हमने अंग्रेजों के थ्रू बहस करना सीखा कि भाई संसद में बहस कैसे होती है, बिल कैसे लाए जाते हैं, बिल पर चर्चा क्या होती है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पूरक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं,
कानून का महत्व क्या होता है, कानून की प्रक्रिया क्या होती है। इसलिए कहते हैं कि भारत ने अपने साथ जब आजादी ली तो यह कहा कि देखिए ये सिस्टम हम अपना रहे हैं, बाकी धीरे धीरे इसमें अपने हिसाब से चेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने वही वाला काम किया है। ठीक है, चलिए। हाँ, माल पुराना पहुंच नया, हाँ रिश्ता वही सोच नहीं। यस, सौम्या ने अच्छा पॉइंट याद दिला दिया है, मैं यही मिस कर रहा था, है ना। हाँ, रिश्ता वही सोच नया, सोच नहीं। चलिए, तो अब हमारे सामने पॉइंट यह है कि हमारी पार्लियामेंट में 3 हिस्से। देखिए, अक्सर कई विद्यार्थी यहां पर बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों को कंबाइंड रूप से नहीं जानते। उन्हें लगता है संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा होता है। मैं कईयों बार यह कह चुका हूं, आपसे गुजारिश है कि कृपया करके इस बारे में आप गलती ना करें। अच्छा, वेस्टमिनिस्टर मॉडल सबसे पहले आया कहां से, यानी ब्रिटिशर्स ने कहां से लिया? तो ब्रिटिशर्स ने लिया यहूदियों से, यहूदी जर्मनी वाले। असल में उनकी कोई संसद नहीं थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने कॉपी किया वो दुनिया के बेस्ट मॉडल्स को। इसीलिए आपने अगर कई बार जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम जर्मनी की भी चर्चा करेंगे, विशेष रूप से जब आप इमरजेंसी प्रोविजंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तब हम जर्मनी की भी बात करेंगे कि जर्मनी से क्या लिया जा सकने लायक है वहां से। तो हम ही फिलहाल वेस्टमिनिस्टर मॉडल कॉपी करते हैं, बस इतना ही आपको याद रखना चाहिए। जैसा आप सभी को याद है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारी संसद विधायिका की सर्वोच्च इकाई है। विधान कहां कहां बनता है तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, संसद में बनता है और विधानसभाओं में बनता है। कई राज्य सरकारें भी तो अपने लेवल पर कानून बनाती हैं। आपके दिमाग में ये बेसिक सा प्रश्न हो सकता है कि सर विधानसभा में बनता है, विधान यानी कि एक्ट संसद में भी बनता है, ये क्या मतलब है, दोनों जगह कैसे बन रहा है? इसका अर्थ आपको संविधान की अनुसूची 7 में लिखा हुआ मिलेगा कि संसद ने या फिर संविधान सभा ने जब देश की संसद का कार्य निर्धारित किया जा रहा था तब कुछ विषय निर्धारित किए थे। कहा था कि इन विषयों पर केंद्र सरकार कार्य करेगी, इन विषयों पर राज्य सरकार कार्य करेगी। जो डोमेन राज्य सरकारों को दिए गए उन पर कानून राज्य की विधानसभा बनाती है और जो डोमेन केंद्र को दिए गए उन पर केंद्र कानून बनाता है। कुछ विषय ऐसे भी रखे गए जो कि दोनों के क्षेत्र में थे, यानी अब समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि राज्य भी और केंद्र भी दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसके अतिरिक्त स्थिति थी कि जब तक कोई भी क्लैरिटी ना हो तो रेजिडुअल पावर यानी अवशिष्ट शक्तियां उन्हें केंद्र को दे दिया गया। जैसे उस समय पर संचार की कोई बात ही नहीं थी, संचार से मतलब डिजिटल, जो आज स्पेक्ट्रम की आप बात करते हैं, जब संविधान सभा थी उस समय स्पेक्ट्रम जैसी कोई बात नहीं हुआ करती थी, तो वो अब एक तरह से केंद्र के पाले में चला गया है। कहने का मतलब जो चीजें जैसे स्पेस के बारे में उस समय कोई चर्चा नहीं थी तो वो केंद्र के पाले में चला गया, यानी कि रेजिडुअरी जो पावर, जो बच गई जो शक्तियां हैं, वो सीधी की सीधी केंद्र के पास दे दी जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आए। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में जब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंदर जो सबसे अच्छी नीतियां हैं वो ये हैं कि हमारे यहां पर विधान जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं वहां बनते हैं। केंद्र के अंदर केंद्र के विधान बनते हैं, राज्य के अंदर राज्य के विधान बनते हैं। कई बार बच्चों के सवाल होते हैं, सर क्या ऐसा संभव नहीं है क्या कि राज्य के लिए कानून केंद्र सरकार बना दे? बिल्कुल है, और इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। सर ऐसा कब होता है? इसके बारे में हम आपको इमरजेंसी में जब चलेंगे ना तब बताएंगे कि कब ऐसा होता है। राष्ट्रपति शासन का क्या महत्व होता है ये उस समय आपको हम बताएंगे कि किस तरह से विधान बदले जा सकते हैं। राज्यसभा की स्टेट के अंदर कानून बनाने की क्या ताकत है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जितनी भी बातें मैं आपको यहां बताता हूं उसके पीछे का असल मकसद होता है कि आपको शून्य से उस विषय की जानकारी देना। आप में से बहुत से मित्र ऐसे संभव हैं जिन्हें पार्लियामेंट या फिर पॉलिटी का बेसिक पता होगा और वो उससे एक लेवल ऊपर के लिए यहां पर पधारे होंगे। आपका वो जो एक लेवल ऊपर है वो छोड़िए, मैं 5 लेवल ऊपर तक की जानकारी आपको देता हूं, लेकिन शुरू शून्य से ही करता हूं। यह केवल इसलिए क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एक बार जब आपने किसी विषय को पढ़ लिया तो उसकी समझ को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना रहे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। संसद के अभी तक, संविधान के अभी तक जो भाग हमने पढ़े, हमने पार्ट 1 की चर्चा करी, पार्ट 2 की चर्चा करी, पार्ट 3 की चर्चा करी, पार्ट 4 की चर्चा करी। आज हम पार्ट 5 पर बैठे हैं।
इसमें आर्टिकल 79 से लेकर के 122 की आगे हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पार्ट 5 में आपने 52 से लेकर के 78 भी राष्ट्रपति के दौरान सुना है, उसमें राष्ट्रपति के कार्य हमने छोड़ दिए हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ताकि एक बार संसद खत्म हो जाए फिर मैं लौटा कर लेकर वापस उसी पार्ट 5 के बचे हुए हिस्सों पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट क्या है, तो देयर शैल बी ऑफ पार्लियामेंट यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नॉन रेस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल। तो ये वाला जो टर्म आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हमारे संविधान के अंदर कोर रूप से लिखा हुआ टाइटल है, संविधान के अंदर मेजरली मेंशन्ड आर्टिकल है, जिसे आप यहां पर मेरे साथ में चर्चा में सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी संविधान की जो किताब है ना, वो बच्चों ने कहीं उठाकर घुसा दी, कोई नहीं, खोजेंगे, पहले हमारी टेबल पे रहती थी। हाँ जी, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या है, तो मैंने आपको कहा इंडियन फेडरल लेजिस्लेचर। अब ये बड़ा सवाल है, हालांकि जब मैंने आपको संसद की व्यवस्थाओं की बातें बताई थी तब मैंने ये टर्म आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज फेडरल। मैंने बताया था कि किस प्रकार से संघीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्यों के आधार पर राज्य जो बने हुए हैं, वो राज्य केंद्र के साथ अपने आप को कितना संगठित पाते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको एकात्मक लक्षण क्या हैं ये भी पढ़ाए हैं, संघीय लक्षण क्या हैं ये भी पढ़ाए हैं। यदि आपने याद नहीं किया हुआ है तो शुरुआती लेक्चर्स में चले जाइएगा, यूनिटरी और फेडरल फीचर प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पढ़ाए हैं। और जब बोला जाता है फेडरल लेजिस्लेचर, यानी कि संघीय विधायिका, संघीय विधायिका का मतलब क्या हुआ, राज्य भी विधान बना रहा है और केंद्र भी विधान बना रहा है। ऐसी स्थिति में जो सबके लिए ध्यान रख सकता हो उसको हमने संसद कहा है, कि सबके लिए जो विधान बना सकता है, यानी इनके द्वारा, केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून किसी राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, इनके द्वारा किया गया फैसला पूरे की पूरे देश पर वैलिड होगा। यह जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैं अब तक आपको 3 बातें बता चुका हूं, और वो क्या है, मैंने आपको बताया है कि भारत में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका, ये हमारे लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। मैंने कार्यपालिका के बारे में आपको समझाया, विधायिका के बारे में समझाया, विधायिका कहां जाकर, मैंने ये सारी चीजें, अगर आप अचानक आज की क्लास में पहुंचे हैं तो मेरी गुजारिश है कि बस प्रीवियस क्लासेस देख कर आइएगा। तो अगर आप विधायिका के बारे में चर्चा करते हैं तो विधायिका केंद्र सरकार का विधायी अंग है और संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। यह चर्चा आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंटली आपको यह जानकारी होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि संसद की सर्वोच्च विधायिका होने का मतलब क्या है, संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। इस बात का अर्थ क्या है, इस बात का अर्थ है कि जो विधान बना हुआ है, विधानमंडल जो बना हुआ है, उसमें संसद का महत्व पूरे देश के लिए है। और ये सब बातें मैं बेसिकली आपको शुरुआत से समझा चुका हूं। इस विषय पर मुझे और ज्यादा जानकारी आपको देने की अभी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि मैं बता चुका हूं। मैं आपको यह बात भी अब कई बार दोहरा चुका हूं कि राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर संसद का गठन करते हैं। ये 2 सदन का होना, कौन कौन से सदन का होना, लोकसभा का और राज्यसभा का होना, देश की द्विसदनात्मक व्यवस्था कहलाती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहां पर 2 हाउसेज हैं, इसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा गया है। भारत की पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बताइए साहब, यहां तक किसी को भी अगर कोई भी डाउट है, राज्यसभा लोकसभा टर्म क्या होता है, संसद को लेकर के दिमाग में अगर कोई डाउट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेकर डाउट है, संघीय व्यवस्था को लेकर डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी दिमाग में अगर आपके सवाल हो तो आप बता सकते हैं।
अमेरिका में जिसे कांग्रेस कहा गया है, इसे पार्लियामेंट कहते हैं। ये बेसिक बातें हैं। अगर आप में से किसी को भी यहां तक कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं वेट कर रहा हूं। अब है नटराज वालों ने बेटा माधव बैच के अंदर सारी क्लासेस अटेंड की हैं। ज्योति बेटा उसके बारे में तो नहीं, लेकिन यूपी के बारे में काम चल रहा है। हाँ जी महादेव बोलिए। जयश्रीनाथ, बाई कैमरल मतलब द्विसदनात्मक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होना। विश्वेंद्र सिंह लिख रहे हैं यूनियन और फेडरल। यूनियन और फेडरल का मतलब समझिएगा, यूनियन मतलब राज्य मिलकर एक हैं, जैसे कि हमारे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण में शामिल है अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, यानी कि कई राज्य मिलकर के अमेरिका का निर्माण किए हुए हैं। भारत के केस में कहा गया है कि भारत मिलकर के बना तो राज्यों से है, लेकिन हमारा अविभाज्य संघ है विभाज्य राज्यों का, यानी इनडिविजिबल स्टेट। मतलब हम लोग एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हमारा संघ जो है, जैसे अमेरिका के केस में सारे राज्यों ने मिलकर अमेरिका बनाया है, उनमें से कोई राज्य अलग होना चाहे तो उसकी अपनी स्थिति है। भारत के केस में हम सारे राज्य मिलकर के भारत का निर्माण करा दिए, ये यूनियन है, लेकिन जो भारत बनकर आया है वो राज्य के चाहने से टूट नहीं सकता। हां, लेकिन संघ अगर चाहे तो वो राज्यों को तोड़ सकता है, यानी कि हम अविभाज्य संघ हैं, इनडिविजिबल यूनियन है डिविजिबल स्टेट्स के माध्यम से, यानी जो राज्य टूट सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को दो भागों में तोड़ा, एमपी को दो भागों में तोड़ा, बिहार को दो भागों में तोड़ा, इस प्रकार से। और बताइए। प्रोफेसर जी लिख रहे हैं सर आरएएस प्री एग्जाम के लिए लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी। प्रोफेसर जी बात ऐसी है कि आप लोगों के लिए अब यूट्यूब पर इसी रविवार से हम लोग प्रॉपर मतलब जो टॉपर्स हैं उनको ला करके आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कशन, लास्ट मोमेंट पर क्या करना है, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, उस तरह का पूरा की पूरा कंटेंट आपके लिए यहां पर देने जा रहे हैं। तो आप उसकी फिक्र मत करिए, वो मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मेरा तो केवल कहना इतना ही है कि करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे अगर किसी के कब्जे में है, और यदि कोई मैथ साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा है तो मैथ रीजनिंग पर फोकस अच्छे से कर ले, और यदि वो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है तो वो रीजनिंग पर फोकस कर ले, और अपने कोई भी एक या दो सब्जेक्ट ढंग से कर ले, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बस करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे के लिए 500 सवाल मैंने हर चैप्टर से लगभग 50 सवाल बनवा करके तैयार कर लिए हैं। जल्दी ही उनका भी मैं आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूं। आपको उन 500 सवालों के माध्यम से जो करंट आपको प्रीवियस में मतलब प्रीलिम्स में चाहिए वो पूरी तरह से आपको मिलता रहेगा। प्रियांशु बिल्कुल, किसी को कोई भी और डाउट हो तो बताएं प्लीज। सर लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, ये जब हम जैसे मैं बता देता हूं, हालांकि फिर मैं आपको कहूंगा कि आगे चल के बताएंगे। जैसे संसद के अंदर दो सदन है ना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ऐसी कई विधानसभाओं में मतलब कई राज्यों के अंदर, विधानसभाओं में नहीं, कई राज्यों के अंदर दो सदनीय व्यवस्था है। दो सदन के अंदर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा और विधान परिषद देखने में तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किसी राज्य की लगती है, लेकिन सही मायने में विधान परिषद कितनी गौण है, ये जब हम अभी इस संसद के तुरंत बाद ही राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तो आप आसानी से कंपैरिजन कर पाएंगे। विशाल मीणा, कहां मिलेंगे 500 क्वेश्चन? बेटा अपन इसको 500 क्वेश्चंस को आपको तो दे ही देंगे, प्रॉपर यूट्यूब पर भी सेशन चलेगा और वो आपके कंटेंट में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, है ना। तो वो 500 क्वेश्चन है जो कि आपको एज इट इज याद करके जाने, तो उनमें से निश्चित ही हम पेपर जब आएगा तो आपको मैच करवाएंगे कि क्या क्या है। और बताइए, डन, बढ़े आगे। आप लोग कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सुशील,
यार वो कराने का मकसद भी नहीं है, क्योंकि वो पेपर के अंदर सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। और अगर इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है तो मैं सर को बोल दूंगा, अगर सिलेबस के हिसाब से नहीं हुआ है तो मैं पूछ लूंगा एक बार, है ना। देवेश बोलो बेटा, मैसेज कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां से आगे अब हम एंट्री कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली सारा खेला लोकसभा का ही है। इस देश के अंदर जो भी सरकार चल रही है वो लोकसभा की ही देन है। लोकसभा में जिसका बहुमत है वही व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री इस देश को देता है, या वही पार्टी इस देश को अपना प्रधानमंत्री देती है। चूंकि देश के अंदर वर्तमान में एनडीए बहुमत में है, तो एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया गया है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्यारा सा सवाल बनता है यहां पर कि एनडीए गठबंधन में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया था कि सांसद को वोट दिया था? क्या प्रधानमंत्री आपने डायरेक्ट चुना है या कि वो प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट बना हुआ है? बड़ा सवाल है। क्या आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने प्रधानमंत्री को वोट दिया था, यानी डायरेक्ट वोटिंग के अंदर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर दीजिएगा। आइए तो साहब, लोकसभा के अंदर हम चलते हैं। हाउस ऑफ पीपल्स जिसे कहा गया, जनता का सदन जिसे कहा गया है, ब्रिटिशर्स के केस में कहा जाए तो इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, आम जनता का सभा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस फोटो से परिचित होंगे, मतलब इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फोटो बहुत कुछ कहती है। जैसे यहां पर बैठे हुए आपको स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, जो कि सामने बैठे हुए सांसदों को, ये आपने चाहकर या बिना चाहे इस फोटो को कभी ना कभी देखा होगा, इस तरह के वीडियो को जरूर देखा होगा। समझिए कि जहां पर ये बैठे दिखाई दे जाए वो लोकसभा है। यही सबसे आसान तरीका है लोकसभा पहचानने का। ये जो सामने बैठे हुए लोग जो दिख रहे हैं ये सांसद हैं। ये सामने बैठे हुए लोग एक प्रॉपर व्यवस्था में बैठे हुए हैं। एक तरफ जिनका बहुमत है और एक तरफ जिनका बहुमत नहीं है, जिसे आप अपोजिशन कहते हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष, एक तरफ विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष, अब जैसे स्पीकर यूं मुंह करके बैठे हैं, राइट हैंड साइड पे इनके सत्ता पक्ष बैठा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे इनके विपक्ष बैठा हुआ है। प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, वो तो हम बताएंगे, लेकिन पहले इनके बारे में जान लीजिए कि इस सीट तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। जैसे आप में से कई लोगों का सवाल दिमाग में बनता होगा, सर आईएएस बनना पता है, पीसीएस बनना पता है, बैंकर बनना पता है, सांसद कैसे बना जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो ये आज का सेशन उसी के लिए है कि यदि आपको इन सीटों पर में से कहीं पर भी बैठना है तो आपके लिए क्या क्या काबिलियत रिक्वायर्ड है, बस उतना आज के सेशन में आपको पता करना है। ठीक है, तो हम कहां पहुंच रहे हैं? लोकसभा के अंदर स्पीकर के सामने। इवन अगर आपको यह भी बनना है तो इसके लिए भी यहां पर ही होकर रास्ता गुजरता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ पीपल कहा गया है, कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स कहा गया है, इसका गठन संविधान के आर्टिकल 81 के तहत किया गया, यानी इसे निचला सदन कहिए। अच्छा, कईयों के दिमाग में एक प्रश्न और भी बनता होगा, मैं साथ साथ ही लेते हुए चलता हूं। इसे निचला सदन कहा क्यों गया है सर? मतलब सोच करके, जैसे किसी को कहा गया कि ये अधीनस्थ है, ये उच्चस्थ है, ये कनिष्ठ है, ये वरिष्ठ है। सर ये मतलब थोड़ा समझ नहीं आया सर, ये क्या लॉजिक क्या है इसको? संसद को निचला सदन क्यों कहा गया, लोकसभा को निचला सदन क्यों कहा गया? असल मायने में जब हमने ये मॉडल कॉपी किया था ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था। हाउस ऑफ कॉमन्स जहां पर जनता के मध्य से निर्वाचित करके किसी व्यक्ति को लाया जाता था, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो बड़े एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, जो धनाढ्य लोग हुआ करते थे, या फिर जिनके पास कोई विशेष प्रकार की स्किल थी, कोई बढ़िया साइंटिस्ट है, कोई बढ़िया लिटरेचर लिखने वाला व्यक्ति है, या फिर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से साहित्य लिखता है, या फिर कोई बहुत बड़ा विचारक है, फिलोसफर है, या फिर जो चर्च के अंदर महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है, इस तरह के समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित लोग थे उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिठाया जाता था।
आपने कई बार, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, कि घर वालों को ताना देते हुए सुना हो कि बना 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 घूम रहा है लाड साहब। वो जो लाड साहब जो शब्द है वो असल में लॉर्ड से लिया गया। चूंकि हमने यह पूरी परिपाटी ब्रिटेन से ही कॉपी की थी, तो हमारे पास भी उन्हीं की संसद की तरह दो ही सदन थे, बाई कैमरल व्यवस्था थी, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन हमारी राज्यसभा उनकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन है और हमारी लोकसभा उनकी हाउस ऑफ जो लोअर हाउस है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब बड़ा सवाल सर लोअर हाउस और अपर हाउस शब्द तो दे दिया, यानी कि आपने कहा कि ये कॉपी किया गया है ब्रिटेन से, तो उनके यहां पे तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आम जनसभा का हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया। सर लेकिन एक बात बताइए, हमने कहा पूछिए, तो ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स दिख रहा है इसी को हमने लोकसभा कहा है। मैंने कहा बिल्कुल, हमारे यहां पर ये लोकसभा है, इसी को हमने राज्यसभा कहा है। सर ये तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर मैं इंडियन पॉलिटी ना पढ़ा होता तो मेरे दिमाग में केवल इतना आता कि राज्यसभा का मतलब है राज्यों की सभा। यह बहुत बड़ा सवाल है, राज्यों की सभा। मैं तो सर मतलब एकदम इंडियन पॉलिटी समझो पढ़ा ही नहीं, आपने जो पढ़ाया है आज से पहले मैंने ये पढ़ा ही नहीं। मेरी नजर में तो राज्यसभा का मतलब होता था राज्यों की सभा और लोकसभा का मतलब जनता की सभा। मैंने कहा चलो ये भी मान लेते हैं, ये जनता की सभा है और ये राज्यों की सभा है। सभा बोले तो असेंबली की तरह से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सर हाउस ऑफ कॉमन्स को लोअर मतलब लोकसभा कहा गया। इंडिया में इस हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई और नाम भी लिया गया क्या? बिल्कुल लिया गया, निचला सदन कहा गया इसे, लोअर हाउस, और इसे अपर हाउस कहा गया। सर एक बात बताइए, राज्यों की सभा अपर हाउस, जनता की सभा लोअर हाउस, ऊपर से जा रहा है सर हमारे। मैंने कहा ऊपर से जा रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। चूंकि हमारे यहां पर किसी भी प्रकार की पदवी आर्टिकल्स में मना कर दी गई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आर्टिकल है जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। इसी विषय पर मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है, अगर आप जाने तो हमारे देश में क्या राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन जैसा कोई टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया था? और अगर दिया गया था तो महात्मा गांधी को किसने ये टाइटल दिया? और साथ में महात्मा गांधी के नाम के आगे क्या फादर ऑफ नेशन लगाया जा सकता है? विचार कीजिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मूल अधिकारों में प्रॉपर तरीके से पढ़ा चुका हूं कि आपने राष्ट्रपिता जो शब्द यूज किया इसका क्या महत्व होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं। चूंकि हमारे देश में टाइटल जैसी चीजें दी नहीं जा रही हैं, इसलिए हमने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स हैं, आर्टिकल 18, कई तो आर्टिकल 24 लिख रहे हैं, धन्य हैं। अच्छा, एक बालक बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिया था राष्ट्रपिता का टाइटल। गुड, गलत हैं आप। राष्ट्रपिता का टाइटल कभी किसी ने दिया ही नहीं। महात्मा की उपाधि थी जिसको लेकर के शब्द बनते हैं। जो ये शब्द है फादर ऑफ नेशन, ये धीरे धीरे चर्चा में चलते हुए आ गया। इसकी कहीं पर कोई पुष्टि सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं है किसने ये टाइटल दिया, और साथ में इसका कोई भी संवैधानिक आधार भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यदि आप नाम के आगे, महात्मा गांधी के नाम के आगे राष्ट्रपिता लिखते हैं तो ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल के तहत हटाया जाने वाला टाइटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में हमने चर्चा करी, राज्यों की सभा के बारे में चर्चा करी। लॉर्ड्स तो ब्रिटेन वालों ने बढ़िया तरीके से सेलेक्ट कर करके निकाल लिए, लेकिन हमने क्या किया? हमने तरीका अपनाया। हमने क्या तरीका अपनाया? जो विधानसभाएं हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा है, जैसे मान लीजिए यूपी की विधानसभा है, जैसे मान लीजिए एमपी की विधानसभा है, जैसे मान लीजिए कि बिहार की विधानसभा है। इन विधानसभाओं से जो भी विधायक निर्वाचित हुए, उन निर्वाचित विधायकों से राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन किया गया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विधानसभा में विधायक बने हुए हैं, उन विधायकों से इस राज्यसभा का निर्वाचन किया गया। अर्थात
ये राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आए हैं, इसलिए इसे राज्यसभा कहा गया। दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आए हैं, इसलिए राज्यसभा है, नंबर एक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लोकसभा की तरह डायरेक्ट जनता के माध्यम से चुनकर नहीं आए हैं, अर्थात राज्यसभा में बैठे हुए व्यक्ति ने 2 पेपर पास किए हैं। ये तो वनडे एग्जामिनेशन वाले हैं। वनडे एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ? एक एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गए तो सांसद। इन्होंने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए। पहले तो राज्यों में अपनी सरकारें बनवाई, राज्यों में बनी हुई सरकारों से बने विधायकों ने फिर से वोट देकर किसी एक आदमी को चुना। एक लेवल अप का आदमी है, इसलिए अप का आदमी है, इसलिए ये अपर हाउस है। अर्थात राज्यसभा तुलनात्मक रूप से कठिन परीक्षा पास कर कर बने हुए लोग हैं। यही कारण है कि राज्यसभा में सांसदों की संख्या कम होती है। राज्यसभा में आपने चूंकि डायरेक्ट नहीं चुना है, इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो फिर सर ये क्या लॉर्ड साहब की तरह महत्वपूर्ण पोजीशन है? बिल्कुल है। किस तरह से महत्वपूर्ण है भाई साहब? अगर राज्यसभा से बिल पास नहीं हुआ तो आपका कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। अर्थात यदि आपने कोई प्रस्ताव पेश किया, बिल की भूमिका में आया और उसे आपको कानूनी अमली जामा पहनाना है, तो आवश्यक है कि वो राज्यसभा से पास हो। और अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो आपका वो बिल नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या सर कोई ऐसा भी बिल है क्या जो बिना राज्यसभा के पास हो सके? बिल्कुल है, और वो है मनी बिल, यानी कि धन से रिलेटेड बिल, जो कि बजट के लिए काम आता है। यदि राज्यसभा भी उसमें अपना इंटरफेरेंस करे तो भी लोकसभा उसे अपने लेवल पर पास करा सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए, आने वाले समय में पता भी चल जाएगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने जहां से आदमी को चुन दिया, लेकिन इसके लिए एक लेवल अप है। तो हमने राज्यों की सभा को राज्यसभा कहा। अपर हाउस क्यों कहा? क्योंकि 2 लेवल की परीक्षा पास करके आया है। और इस प्रकार से अब एक सवाल यह बनता है, कई बच्चे इस प्रकार का सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर ये चुनते कैसे, इनका चुनने का सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपति का चुनने का सिस्टम हुआ था, वैसा ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, अप्रत्यक्ष वोटिंग सिस्टम है, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ये जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब बताएंगे किस प्रकार से इनको चुना जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सभी साथियों को? लोकसभा की कहानी समझ में आ गई। अब लोकसभा की संख्या को लेकर के बड़ा सवाल कई दिनों से चला आ रहा था। ठीक है, अब यह सवाल क्या था? अब सवाल था कि सर एक बात बताइए, लोकसभा के अंदर सांसद कुल मिलाकर बैठते कितने हैं? सर लोकसभा के अंदर 552 सांसद बैठते हैं। सर 552 तो कभी आप बोलते ही नहीं हो। आजकल तो आप 543 का पता नहीं क्या आंकड़ा पकड़ लिए हो, पूरे टाइम 543। और हम जिस जमाने के पढ़े हुए हैं उस समय आंकड़ा 545 का बुला करता था। आजकल पता नहीं आपने एक नया राग अपना लिया है, लोकसभा 543, लोकसभा 543। चक्कर क्या है ये? मैंने कहा इस चक्कर को भी थोड़ा सा समझ ही लिया जाए। वास्तविकता में जो अनुमानित, जो मतलब क्या कहते हैं ना उसको, अलाउड जो नंबर है हमारी लोकसभा के अंदर, वो 552 का है। ये पूरे देश में, अब पूरे देश में बोले तो जिसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है। ठीक है, हम तो संपूर्ण भारत की बात करते हैं ना। जब संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में वो हिस्सा भी तो भारत का जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो भी है। तो हम लोग बात क्या करते हैं, 552 सीटें भारत के अंदर लोकसभा के अंदर होंगी, जिनमें से 530 तो राज्यों से चुनकर आएंगे, 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से चुनकर आएंगे, और दो जो सांसद हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुनकर आएंगे। किससे आएंगे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुनकर आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर यूज करते हैं 524 और यूटी के नाम पर यूज करते हैं 19। ये जो नंबर हमारे कम हैं,
जिन क्षेत्रों पर हमारा अधिकार फिलहाल नहीं है, भविष्य में होगा, उन्हें ध्यान में रख करके ये सीटें खाली छोड़ी गई हैं। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर ये 2 के बारे में क्या जानकारी है? 2 के बारे में जानकारी यह है कि 104 संविधान संशोधन, 126वां संविधान संशोधन बिल, जिसकी वजह से संविधान के अंदर 104वां संशोधन हुआ, उसके माध्यम से ये 2 एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई। इसके चलते अब हमारे संसद में केवल 543 ही सांसद बैठते हैं, मतलब 545 का जो फिगर है अब वो फिलहाल नहीं है। ठीक है, रचना लिख रही हैं, क्लासेस ऊपर नीचे हो रही हैं उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर रचना, उसको हम मैनेज करवा रहे हैं। 4 दिन पहले एप्लीकेशन में एक अपडेट आया था जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई, उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास जारी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर 543 है ये कैसे निकलकर आया। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात अब अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है? आर्टिकल 81 का क्लॉज 1, जिसके तहत आपने लोकसभा पढ़ी, उसी के क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए के अनुसार सदस्य संख्या के बारे में लिखा है कि सांसदों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती जो राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, सर राज्य से निर्वाचित होकर आते हैं, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा राज्यसभा में जाते हैं वो लोग। देखिए, राज्यसभा में जो जाते हैं वो राज्य की विधानसभा से निर्वाचित होकर आते हैं। तो बोले फिर ये, मैंने कहा ये राज्य की विधानसभा से नहीं, राज्य के संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। मतलब सर मैं फिर से कंफ्यूज हो गया। अरे भाई, अभी जो थोड़े दिनों बाद मई में अपने देश के अंदर जो आम चुनाव होंगे, जिसमें आप सांसद चुनेंगे अपने क्षेत्र का, जिसमें आप खुद वोट देने जाएंगे, वो यदि आप खुद किसी राज्य में रहते हैं तो आप इस श्रेणी के अंदर आएंगे, यदि आप किसी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं तो आप इस श्रेणी के अंदर आएंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने किसी सांसद का निर्वाचन किया तो आप आर्टिकल 21 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत निर्वाचन करेंगे, और यदि आप आर्टिकल 81 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो आपको बात बताई गई है वो केवल 530 की है, और ये 530 विधानसभा राज्यों की स्थिति आपके सामने रखी गई है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली 331 के अंदर राष्ट्रपति को यह परमिशन दी गई थी कि वो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सांसद बिठाए, लेकिन 126वें संविधान संशोधन विधेयक, अच्छा अब यह चीज भी थोड़ी सी समझ लीजिए, कई बच्चों को यह कंफ्यूजन कर देगी। यहां पर विधेयक लिखा है और यहां पर अधिनियम लिखा है, यहां पर विधेयक और यहां पर अधिनियम। अंग्रेजी क्या है? बिल और एक्ट। इसके अंदर थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। और ये अंतर क्यों आया? यहां पर 126 लिखा हुआ है, यहां पर 104 लिखा हुआ है, ये अंतर क्यों आया अब वो भी समझ लीजिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल का मतलब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा कोई भी प्रस्ताव जब सरकार लाए, चाहे कोई भी प्राइवेट मेंबर लाए, हालांकि इसके बारे में और भी चर्चा हम करेंगे, संसद के किसी भी सदन में यदि कोई भी सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, यदि कोई प्रस्ताव लेकर आए, उदाहरण के लिए कि आज से हर रविवार प्रत्येक परिवार को एक फिल्म दिखाई जाएगी, मान लो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जब प्रॉपर ड्राफ्ट होकर आता है तो ये बिल कहलाता है। इसकी रीडिंग की जाती है कि क्या इसके अंदर करेक्शन तो नहीं करना है, क्या इसकी भाषा तो सही है, जिस तरह से लिखना है क्या नियम अनुसार यह लिखा हुआ है कि नहीं। जब लोकसभा के अंदर यह प्रस्ताव पहुंचता है, अब आप कहेंगे कि लोकसभा में ही क्यों पहुंचे? अरे भाई, जिस भी सदन में आपको पहुंचाना हो आप प्रस्ताव पहुंचा दीजिए। क्या प्रस्ताव है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस रविवार को फिल्म, या अब प्रत्येक रविवार को फ्री में फिल्म दिखाई जाएगी, ये मेरा प्रस्ताव है सर। ठीक है, साहब प्रस्ताव ला दिया आपने। अब उस प्रस्ताव को स्वीकार अगर कर लिया जाए कि हां भाई स्वीकार है, स्वीकार से मतलब किसने स्वीकार कर लिया? 543 की 543 लोगों ने कर लिया। अरे हमने कहा नहीं, बहुमत ने कर लिया। सर ये बहुमत कैसे डिसाइड करते हो, मेजॉरिटी कैसे डिसाइड करते हो? हमने कहा इसके भी प्रावधान है कि प्रस्ताव कैसा है। क्या प्रस्ताव संविधान में ही संशोधन का है, क्या प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने का है, क्या इमरजेंसी लगाने का है, या फिर नागरिकता संबंधी कानून बनाने का है? प्रस्ताव की कैपेसिटी के आधार पर
कितने लोग सहमति देंगे ये नंबर भी अलग अलग होता है। यदि कोई बहुत सिंपल सी बात आपने करी है कि सर मैं सिटीजनशिप एक्ट में परिवर्तन लाता हूं, तो इसमें तो जो प्रेजेंट जो लोग हैं ना उस समय पर बैठे हुए हैं अंदर, जो कोरम से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, उनकी मेजोरिटी भी पास कर सकती है। लेकिन आपने कहा मुझे राष्ट्रपति को हटाना है, यह प्रस्ताव मैं लेकर आया हूं, तो 543 का 2/3 अगर वोट देकर पास करे तो ही हटाया जाएगा। इसका मतलब सहमति जो है यह एक व्यापक शब्द है कि लोकसभा और राज्यसभा की सहमति कब मानी जाएगी। तो इसके बारे में मैंने कहा सहमति के लिए कानून है, प्रावधान है कि इतनी सहमति इस पर लगेगी, इतनी सहमति इस पर लगेगी। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपको खाना खाने का मन किया, घर में मम्मी भूख लगी है, मैं ये खाना खा लूं क्या? मम्मी का खा लेना, क्या दिक्कत है इसमें? आपने खाना उठाया और खा लिया। आपने फिर मम्मी से कहा मम्मी भूख लगी है, बाहर से कुछ लेकर आ जाऊं क्या? मतलब बाहर से बना हुआ कुछ ले आऊं क्या? बोले भाई देख, इस चीज के अंदर घर के नियम है, एक काम कर ले, पापा से पूछ ले, तेरे बड़े भाई बहन से पूछ ले, मेरी तरफ से तो हां है लेकिन उनकी भी पूछ ले, पता चले कि वो मना कर दें। तो फिर आपने औरों से पूछा, तो देखिए यहां पर सहमति का लेवल बढ़ गया। ठीक है कि भाई पूछ ले उनसे कि वो अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं। आपको अनुमति मिल गई, दोनों तरफ से परमिशन मिल गई। आपने फिर कहा पापा मेरा बाहर जाकर के पूरी रात बाहर पार्टी करने का मन है। अब आप सोचकर देखिए कि इस प्रकार की सहमति, देखिए लग सब में ही परमिशन रही है। पहले वाले में भी परमिशन लगी कि मैं ये खा लूं, बाहर से ले आऊं, इसमें भी परमिशन लगी। आपने पूछा पूरे टाइम में नाइट में बाहर जाकर पार्टी करूंगा, परमिशन इसमें भी लगेगी। लेकिन इसमें जो परमिशन लगेगी उसका लेवल क्या होगा ये आपको अच्छे से पता है। आपसे कई प्रकार के सवाल जवाब किए जाएंगे, पुरानी रिकॉर्ड आपकी चेक की जाएंगी कि कहीं बाहर गया, कहीं गलत आदत में पड़ गया तो क्या होगा। और अब आपने ये पूछ लिया पापा मैं बाहर जाकर के शराब पार्टी में जा रहा हूं, तो अब आप विचार कर लो कि आप भी बचेंगे कि आप ही खत्म हो जाएंगे, यानी प्रस्ताव भी बचेगा कि प्रस्ताव भी रद्द हो जाएगा। अब आप विचार कर लीजिए। ऐसे ही हमारी संसद में होता है। हमारी संसद में प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव भी आते हैं, थोड़े उससे ऊपर के लेवल के भी आते हैं, बहुत बड़े लेवल के भी आते हैं, कई ऐसे भी आते हैं जो कि देश के ही विरुद्ध हैं या फिर जिनको कि संसद भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो जब ऐसे प्रस्ताव, तो इससे अंदाजा लगाइए 126 बार प्रस्ताव आया, 126वें नंबर का जब प्रस्ताव आया, पास 104वें नंबर का ही हुआ। जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसे आप एक्ट कह देते हैं, जब वो राष्ट्रपति से भी पास हो जाता है। प्रस्ताव का आना और उसका पास हो जाना यानी एक्ट तक पहुंचना, ये अपने आप में कितना मायने रखता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो, क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी इसके अंदर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। प्रस्ताव का मतलब समझ में आ गया। प्रस्ताव कैसे, यहां पर ये जो बिल दिख रहा है ये 126वां कैसे है, और पास होते होते 104 नंबर इसका कैसे रह गया। तो बोले भाई आया तो पूछा तो 126 बार गया था, हर चीज पास थोड़ी हो जाएगी, यानी हर चीज एक्ट नहीं बन जाएगी, इसलिए एक्ट का नंबर कम रहते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और चीज जो इस 126वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर लाई गई थी वो ये थी कि SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो 70 से बढ़ाकर 80 साल के लिए कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसको भी याद रखिएगा। 70 से बढ़कर के जो आरक्षण का वो सीमा है वो 80 वर्ष तक कर दी गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो की गई इसके अंदर वो क्या थी कि जो 1971 का सेंसस, अच्छा आपको ये याद होगा जब मैंने आपको वोट का, राष्ट्रपति का जब चुनाव के बारे में मैं सिखा रहा था कि राष्ट्रपति को वोट देते समय लोकसभा का और विधानसभा का वोट शेयर कैसे तोला जाता है, तो मैंने तरीका बताया था कि कौन सी क्या कहते हैं जनसंख्या का आंकड़ा लिया जाएगा। तो मैंने कहा था 1971 का आंकड़ा लिया जाएगा। तो ये जो 1971 का आंकड़ा है ये 2026 तक फिक्स कर दिया गया है कि 2026 तक जो आंकड़ा है वो 1971 तक का ही मेंशन किया जाएगा। बोलिए साहब, यहां तक किसी को भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यही रोकेंगे। इसके बाद में लोकसभा के सदस्य बनने की काबिलियत है, लोकसभा की कार्रवाई कैसे चलती है, राज्यसभा क्या है, ये अगले लेक्चर के अंदर बताया जाएगा। कमल कुमावत लिख रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास की सीक्वेंस सही नहीं है, सही करवा दी जाएगी, फिक्र ना करें, हमने बोल दिया एप्लीकेशन में कुछ एरर आई थी, दूर करवा देंगे। और बोलिए
जयश्री नाथ, बेटा वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। निखिल लिख रहे हैं राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव विपक्ष से लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लाया जा सकता है। धर्मेंद्र लिख रहे हैं सभी विधेयक पास नहीं होते। विधेयक नहीं बेटा, अधिनियम। जो आप जिसको विधेयक कह रहे हैं, एक्ट कह रहे हैं, असल में बिल की जो भाषा है ना, प्रस्ताव और बिल केवल ड्राफ्टिंग का अंतर है। यह प्रस्ताव था, अब यह जाकर के बिल बन गया है। अब उस बिल पर चर्चा हो गई, तब जाकर के वो एक्ट बनकर आता है। ठीक है। ललित चौधरी को नेट्स नोट्स मिल गए, बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। क्लियर। हनुमान का कहना है कि हमें हर सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए, वो क्वेश्चन उपलब्ध करवा दीजिए। ये बिल और एक्ट सारी चीजें डिटेल में आ जाएंगी, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।